देखते देखते अमेरिका के सुर बदल गए हैं और अमेरिका की सीनेट के अंदर, अमेरिका की संसद के अंदर इजराइल को लेकर ऐसी बात कही गई है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उधर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच अब जो जंग है, ऐसा लगता है कि उसको टाला नहीं जा सकता है। हिजबुल्लाह ने ईरान से कहा है कि हमें आपकी भी जरूरत नहीं है, हम अकेले लड़ सकते हैं। उसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है और भी बहुत सारी डिटेल्स को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। सुनते रहिए पूरा वीडियो। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे एक बार फिर से हाजिर हूं टीसीएच पर इजराइल फलस्तीन के बीच में चल रही जंग पे नई अपडेट्स के साथ। लेकिन सबसे पहले ये एक वीडियो देखिए। इस वीडियो में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, और इस पे लिखे सबटाइटल्स को पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा कि जो बाइडेन कह रहे हैं कि गजा के अंदर सैकड़ों हजारों लोग जो मारे गए हैं, जो तबाही हुई है, बच्चे मारे गए हैं, औरतें मारी गई हैं, यह गलत है और ये सारे के सारे हमास के लोग नहीं हैं। यानी शायद इन 4 महीनों में पहली बार इस बात को डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली सही जो बाइडेन स्वीकार कर रहे हैं कि इजराइल ने गजा के ऊपर, फलस्तीन के ऊपर जुल्म किया है और जेनोसाइड किया है। जेनोसाइड लफ्ज तो उनके मुंह पे नहीं आया है, लेकिन यह सब कहने का मतलब यही है कि वहां पर जेनोसाइड हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक जो बाइडेन के रवैये में इतना फर्क कैसे आ गया। जो बाइडेन कल तक लगातार ये गाना गा रहे थे कि इजराइल को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, इजराइल को हथियार भेज रहे थे, इजराइल की हर तरह से मदद कर रहे थे, लगातार तस्वीरें आ रही थी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ फोटो खिंचाते हुए, अचानक उनके सुर बदल कैसे गए? तो मैं सबसे पहले इसके पीछे की आपको कहानी सुना देता हूं। उस कहानी को समझने के लिए एक और शख्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है और उनका नाम है स्कमर। स्कमर जो हैं वो हो सकता है प्रोनाउंसिएशन गलत हो, आप लोग बता दीजिएगा, लेकिन अंग्रेजी में जो नाम है वो आप देख पा रहे होंगे उनकी तस्वीर के साथ। तो ये साहब जो हैं वो अमेरिकी सीनेट के, अमेरिका की जो संसद है उसके सबसे सीनियर, सबसे वरिष्ठ सदस्यों में से एक है। और सिर्फ इतना नहीं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि ये इजराइल के बड़े सपोर्टर हैं और खुद यहूदी हैं। हमेशा इजराइल का सपोर्ट करते रहे हैं, इस जंग में भी शुरुआत से इजराइल का सपोर्ट करते रहे हैं। और अब ये बयान आप इनका देखिए। इस बयान में स्कमर साहब कह रहे हैं कि नेतन्याहू का वक्त पूरा हो चुका है, नेतन्याहू जिस तरह से वहां डील कर रहा है वो ठीक नहीं है, वो गलत है। अब आप सोचिए कि अमेरिकन सीनेट का एक सीनियर मेंबर जो खुद यहूदी है, इजरायली लॉबी का बड़ा सपोर्टर है, वो ये कह रहा है कि नेतन्याहू के दिन पूरे हो चुके हैं। और जो ही स्कमर ने ये कहा, तुरंत जो बाइडेन का भी ये बयान आ गया कि स्कमर ने जो कहा है वो सही है और अमेरिका में बहुत सारे लोग ऐसा ही महसूस करते हैं। यानी आप इसका खेल पूरा समझिए। मैंने आपको बताया था जो बाइडेन इलेक्शन में जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि बहुत जल्द अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं और ट्रंप ने बहुत तेजी से बढ़त बनाई है। तो पिछली बार जो ट्रंप और बाइडेन का चुनाव था वही इस बार दोहराया जाने वाला है। बाइडेन को नया इलेक्शन लड़ना है और जीतना है। अब इसकी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिस पार्टी से ये है, इस पार्टी को अरबों का, फलस्तीनियों का, जो थोड़े वहां के प्रोग्रेसिव लोग हैं, जो हको हुकूक की बात करते हैं, उन लोगों का समर्थन हमेशा से हासिल रहा है। लेकिन गजा के ऊपर इजराइल के हमले के बाद अमेरिका में जिस तरह की लहर उठी और खास तौर पे जो यंग वोटर है उसके बीच में जिस तरह से लहर उठी, और फलस्तीन का मामला अरबों और मुसलमानों के हाथ में ही नहीं रह गया बल्कि अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा लगातार सड़कों पर आया, उसका असर यह हुआ कि बाइडेन को जो प्राइमरी में वोट मिले उसमें वो जीत तो गया, लेकिन बहुत सारे वोट अनकमिटेड थे। यानी उन्होंने अपनी नाराजगी इस बात पर जाहिर कराई कि जिस तरह से ये गजा वाले पूरे मामले को डील कर रहा है। इसके अलावा जहां जहां वो गया वहां वहां विरोध हुआ, जनता सड़क पे आई,
लोगों ने उसको भाषण नहीं देने दिया। कभी हिलरी क्लिंटन का भाषण रोका गया, कभी जो बाइडेन का भाषण रोका गया, कमला हैरिस का भाषण रोका गया। यानी इसकी पार्टी के लोग जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां इसको रोकने की, इसकी मुखालिफत करने की कोशिश हो रही है। यानी एक तरफ जनता का प्रेशर बढ़ रहा है, दूसरी तरफ पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग, मैंने आपको बताया था कि बर्नी सैंडर्स जो बहुत सीनियर हैं, बर्नी सैंडर्स और उनके साथ 8 और एमपीज ने कहा था कि इजराइल को मदद करना अब हमको बंद कर देना चाहिए। तो ये जो प्रेशर पड़ रहा है, इस प्रेशर के चलते चुनाव जीतना है। और जिस तरह से नेतन्याहू बिल्कुल इनके हाथ से निकलता जा रहा है, अपनी मन मर्जी की चला रहा है, उसके चलते यह असर आया है। और उस असर का एक और प्रभाव मैं आपको बताता हूं। ये जो बाइडेन का आप बयान पढ़िए, अभी तक जो बाइडेन या अमेरिका में सिर्फ बात हो रही थी एंटी सेमिटिज्म का, मतलब कि यहूदियों के खिलाफ बहुत कुछ हो रहा है। अगर कोई नेतन्याहू की मुखालफत करे, अगर कोई फलस्तीन का समर्थन करे, तो उन सारे लोगों को एंटी सेमिटिक कहा जाता था। अब यह हुआ है, पहली बार यह हुआ है कि जो बाइडेन बात यह कर रहा है कि 7 अक्टूबर के बाद अमेरिका में जिस तरह से इस्लामोफोबिया बढ़ी है वो ठीक नहीं है, उसको रोका जाना चाहिए। यानी पहली बार इनको मुसलमानों की चिंता होनी शुरू हुई है, इस्लामोफोबिया की बात कर रहे हैं। और सिर्फ बाइडेन ने नहीं, ब्लिंकन ने भी बाकायदा यह बयान दिया कि इस्लामोफोबिया जो अमेरिका में बढ़ रही है, दुनिया भर में बढ़ रही है, उसको रोका जाना चाहिए। हम तो पहले दिन से यह सवाल उठा रहे थे कि अगर यहूदियों के नेता, यहूदियों भी मैं नहीं कहूंगा, ज़ायनिस्टों के नेता बेंजामिन नेतन्याहू की हरकतों का जो विरोध है, जो मुखालिफत है उसकी, अगर उसको एंटी सेमिटिज्म कह रहे हैं, तो फलस्तीन की आजादी का जो विरोध है उसको इस्लामोफोबिया क्यों ना कहा जाए। हम तो शुरू से यह सवाल उठा रहे थे, लेकिन जाहिर है कि यह सवाल तब उनको समझ में आना शुरू हुआ है जब चुनाव सर पे है और मुसलमानों का वोट, अरबों का वोट और प्रोग्रेसिव लोगों का वोट जो फलस्तीन के साथ है वो हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अचानक अमेरिका का और जो बाइडेन का जो पूरा का पूरा सुर है वो बदल गया है। और इस सुर के बदलने का एक और मैं आपको प्रमाण देता हूं, एक और आपको सबूत देता हूं। मैंने आपको बताया था कि रमजान के पहले सीज फायर कराने की जो कोशिशें थी वो कोशिशें तो नाकामयाब हो चुकी हैं। बाइडेन एक बार बहुत जोश में कह चुका था कि 4 तारीख तक हम पूरी तरह से सीज फायर लागू करा देंगे। और उस समय हो यह रहा था असल में कि हमास का जो प्रपोजल था वो सुनने को ये लोग तैयार नहीं थे। बेंजामिन नेतन्याहू सिर्फ 6 हफ्तों की सीज फायर की बात कर रहा था और अमेरिका ये कह रहा था कि हमास नहीं चाहता है कि सीज फायर हो, क्योंकि हमास इजराइल की शर्तों को मानने को तैयार नहीं था। बहुत सारे लिबरल दोस्त जो हैं वो भी इस बात के लिए हमास की आलोचना कर रहे थे कि यार 6 हफ्ते का, अगर मान लो कि 6 हफ्ते का सीज फायर होता है तो क्या बुरा है, सीज फायर कर लेना चाहिए। लेकिन कई बार झुकना सही होता है, कई बार झुकना गलत। उस समय हमास के प्रपोजल का, हमास जो प्रपोजल दे रहा था और इजराइल के प्रपोजल का जो विरोध कर रहा था, मुखालिफत कर रहा था, मुझे लगता है कम से कम यूट्यूब पर तो हमारा चैनल अकेला है जिसने बार बार कहा कि इजराइल का जो प्रपोजल है वो धोखा है, क्योंकि 6 हफ्ते के अंदर अपने सारे अगवा किए हुए लोगों को वापस लेकर वो फिर हमला करना चाहता है, फिर गजा के अंदर तबाही करना चाहता है, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि किसी भी तरह गजा को वो आजाद नहीं रहने देना चाहता है, उसको वो वेस्ट बैंक की तरह बना देना चाहता है, जिसके पास ना अपनी सेना हो, ना अपना एडमिनिस्ट्रेशन हो, पूरी तरह से इजराइल के कब्जे में हो। तो अभी के लिए 6 हफ्ते का सीज फायर भले ठीक लग रहा था, लेकिन फ्यूचर के लिए, गजा के लिए, फलस्तीन की आजादी को अगर आप मद्देनजर रखें तो वो बिल्कुल गलत था। यह बात मैंने अपने पुराने वीडियोस में बार बार कही है। अब जिस पॉइंट पे मैं आ रहा हूं वो ये कि पहली बार हमास के प्रपोजल को लेकर अमेरिका यह कह रहा है कि हमास का प्रपोजल ठीक ठाक है। इजराइल का जो प्रधानमंत्री है नेतन्याहू, वो उसको रिडिकुलस बता रहा है, बकवास बता रहा है। हालांकि कह रहा है बातचीत जारी रहेगी। कैरो में उसने अपने लोग भेजे हैं, जिस तरह का प्रेशर पड़ रहा है। लेकिन अमेरिका पहली बार यह कह रहा है कि हमास का प्रपोजल जो है वो ठीक ठाक है, कॉशन के साथ ही सही, लेकिन कह रहा है ठीक ठाक है। सबसे पहले राइटर्स ने, जो अमेरिका का अखबार है, उसने यह खबर ब्रेक की और यह बताया कि हमास ने नया प्रपोजल दिया है। अब इस नए प्रपोजल को बहुत गौर से देखने की जरूरत है, जिसमें हमास एक कदम आगे बढ़ा है। हमास ने यह कहा है कि हम 3 स्टेज में
ये पूरा का पूरा करना चाहते हैं सीज फायर। पहले स्टेज में सीधे सीधे जो अगवा किए हुए लोग हैं उनकी रिहाई, उसमें उसने कहा है कि एक आदमी के बदले 70 से 100 फलस्तीनियों की आपको रिहाई करनी पड़ेगी, जिसमें 100 लोग ऐसे हैं, 100 फलस्तीनी ऐसे हैं जो उम्र कैद की सजा पाए हुए हैं और इजरायली जेलों में हैं। तो उसने कहा पहले हम औरतों, बच्चों और जो बीमार बूढ़े हैं उनको छोड़ेंगे, फिर बाकी लोगों को छोड़ेंगे और सबसे पहले अगवा किए हुए लोगों का आदान प्रदान हम करेंगे। उसके बाद इजराइल को परमानेंट सीज फायर पर सहमत होना पड़ेगा, यानी सीज फायर परमानेंट होगा। अगली शर्त जो है वो ये कि गजा खाली करने के लिए, यानी गजा से इजराइल के सारे सैनिकों को बाहर निकालने के लिए एक डेडलाइन बनानी पड़ेगी। और चूंकि अमेरिका की सरपरस्ती में यह सारा कुछ हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार भी कौन होगा? अमेरिका जिम्मेदार होगा। यानी सीधी सी बात है कि भाई अगवा किए हुए लोग तो छूट जाएंगे, उसके बदले में सबसे पहले फलस्तीन के जो लोग आपकी जेलों में हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। इस हिसाब से आप देखिए तो अगर 100 अगवा किए हुए लोगों को फलस्तीन छोड़ता है या हमास छोड़ता है तो तकरीबन 1800 से 1000 लोगों के बीच में रिहा करना पड़ेगा फलस्तीनियों को इजराइल को। यानी 1000 लोग इजराइल रिहा करेगा, 100 के आसपास लोग हमास रिहा करेगा और उसके बाद परमानेंट सीज फायर होगा और उसके बाद गजा से उनकी सेना हमेशा के लिए पीछे हट जाएगी, निकल जाएगी, गजा को खाली कर दिया जाएगा। यह शर्त रखा है और इसके साथ ह्यूमैनिटेरियन एड वगैरह की शर्त तो है ही। उस बारे में तो आप बहुत क्लियर रहिए कि अगर सीज फायर हो जाता है और उसके बाद बाहर निकल जाता है इजराइल और फलस्तीन की आजादी के लिए कोशिशें तेज हो जाती हैं, अमेरिका यह कोशिश शुरू कर देता है, यूरोप यह कोशिश शुरू कर देता है, जिसके रुझान पहले से आ रहे हैं, तो उसके बाद वहां पर जो रीबिल्डिंग का काम है उसके लिए सऊदी अरबिया भी तैयार है, कतर भी तैयार हो जाएगा और भी बहुत सारे मुल्क तैयार हो जाएंगे ताकि गजा को रीबिल्ड किया जा सके। लेकिन मकान तो बन जाएंगे, घर तो बन जाएंगे, दुकानें तो बन जाएंगी, वो सैकड़ों साल पुरानी मसाजिद कैसे बनेंगी जिनको इजराइल ने तबाहो बर्बाद कर दिया है। रमजान के दौरान अल अक्सा मस्जिद को लेकर बहुत शोर था। कल पहली बार ऐसा हुआ कि तकरीबन 50,000 लोगों ने वहां पर नमाज पढ़ी और किसी तरह का कोई तमाशा नहीं हुआ। मैंने आपको बताया था कि अमेरिका और बाकी मुल्क लगातार इजराइल से कह रहे हैं कि रमजान के दौरान अल अक्सा में कम से कम कोई तमाशा मत करो, तो इजराइल झुका हुआ, दबा हुआ तो बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी भी उसकी हरकतें क्या हैं मैं आपको बताऊंगा। तो अल अक्सा मस्जिद में हमने देखा कि 50,000 से ज्यादा लोगों ने नमाज अदा की, लेकिन गजा के क्या हाल है? यह तस्वीर आप देखिए जहां गजा के लोग नमाज अदा कर रहे हैं। इस तस्वीर के बाद जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं वो उस मस्जिद की है जिस मस्जिद के बगल में यह नमाज हो रही है, क्योंकि मस्जिद को तोड़ दिया गया है। तो टूटी हुई मस्जिदों के बगल में जो जमीन थी मस्जिद की, वहां पर गजा के लोग नमाज पढ़ रहे हैं, अपने तरीके से रमजान मना रहे हैं। बहुत सारी तस्वीरें मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूं, लेकिन इजराइल की शैतानियत ने आज गजा के लोगों को वहां पहुंचा दिया कि उनके पास नमाज पढ़ने के लिए अपनी मस्जिदें भी नहीं है। अगर ये वार क्राइम नहीं है, दुनिया की किस जंग में गिरजे तोड़े गए, दुनिया की किस जंग में मंदिर तोड़े गए, दुनिया की किस जंग में मस्जिद तोड़ी गई? ऐसा कहीं नहीं होता है। लेकिन इजराइल ने बहुत प्लान तरीके से वहां की पुरानी मस्जिदें जो वहां की हिस्ट्री का हिस्सा थी उनको भी तोड़ डाला। इसी बीच एक खबर आई है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि कई मुल्क UNRWA की फंडिंग को दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हैं और ऑस्ट्रेलिया ने UNRWA की फंडिंग दोबारा शुरू कर दी है। और साथ में इन सबको सुनकर यह मत सोचने लगिएगा कि जंग बंद हो गई है, जंग अभी वहां बंद नहीं हुई है। एक तरफ नेतन्याहू ने, जिसकी गद्दी साफ साफ खतरे में है, मैंने शुरू में जो आपको बताया, उसने कहा है कि अब हम रफा पर हमले के लिए तैयार हैं, हमारे पास प्लानिंग है। हालांकि यह बकवास ज्यादा लगती है क्योंकि रफा पे हमले को लेकर इजराइल के अंदर ही एक मत नहीं है। वॉर कैबिनेट की उसने बैठक बुलाई है और उस बैठक से पहले उसका बयान यह आया है कि गैलेंट जो उसके रक्षा मंत्री हैं वो लगातार उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप जानते हैं कि वो अमेरिका गए थे, यूरोप गए थे, उनको वहां काफी सपोर्ट मिला था। तो अपनी मिनिस्ट्री के भीतर ही इसकी लड़ाई चल रही है। रफा पे जंग का ऐलान इसने इसलिए किया है क्योंकि इसकी कुर्सी अब बुरी तरह से खतरे में है, खास तौर पे
बाइडेन का वो बयान आ जाने के बाद जिसमें वो कह रहा है कि इस्कमर ठीक बात कर रहे हैं, और इस्कमर का वो बयान जिसमें इस्कमर कह रहे हैं कि नेतन्याहू का टाइम पूरा हो गया है, और यह खबर इजराइल के अखबारों में बहुत प्रमुखता से छपी है। एक तो इजराइल के अंदर लगातार विरोध, दूसरा इकॉनमी लगातार सत्यानाश हो रही है, तीसरा जंग में अभी तक नेतन्याहू ने ऐसा कुछ भी हासिल नहीं किया है जिसको सफलता कहा जाए। ना तो वो अगवा किए हुए लोगों को छुड़ा पाने में सफल रहा है, ना ही गजा के अंदर हमास को खत्म कर पाने में वो सफल रहा है। मैं आपको बताऊं कि खान यूनुस और अल-जहरा में अभी भी तीखी लड़ाई चल रही है, जिसमें लगातार इजराइल के टैंक बर्बाद हो रहे हैं, इजराइल के सैनिक मारे जा रहे हैं, और इन सबके बीच में जो अल कासम के हेड हैं उनका बयान आया है जिसमें उन्होंने बताया है कि यह जंग चल रही है, चलती रहेगी, हमास की जो सेना है वो अभी भी मजबूत है, खत्म नहीं हुई है। और हमास की मैंने आपको बताया था हिजबुल्लाह से पहले मुलाकात हुई थी, नसरुल्लाह के साथ हमास के लोग बैठे थे। उसके बाद हमास की अब मुलाकात हुई है हूथी से, जिसकी खबर भी इजराइल के अखबारों में हेडलाइन की तरह छपी हुई है। अब इस मुलाकात में क्या हुआ, इस मुलाकात से क्या निकल के आया, ये तो अभी पता नहीं है, लेकिन एक बड़ा बयान हिजबुल्लाह का आया है हमास से मुलाकात के बाद। हिजबुल्लाह ने यह कहा है कि इजराइल से अगर जंग होती है तो उस जंग को करने के लिए हम अकेले काफी हैं। ईरान से कहा है कि आपको जंग में सीधे शामिल होने की जरूरत नहीं है। यह बात इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक तो हिजबुल्लाह लगातार हमला कर रहा है, रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं कि नॉर्दर्न इजराइल के जो सेटलर्स हैं, वहां पर जिन लोगों को बसाया है इजराइल ने, जिन यहूदियों को, वो ये कह रहे हैं कि हम जैसे किसी जेल में रह रहे हैं और हमारी जिंदगी लगातार खतरे में है। तो नॉर्दर्न इजराइल के ऊपर लगातार हमले कर रहा है हिजबुल्लाह, और उसने घोषणा की है कि अभी तक तो वो जमीनी हमले कर रहा था, अब जो सी का रास्ता है, यानी कि इंडियन ओशन से साउथ अफ्रीका जाने वाला जो नदी का रास्ता है, उसने कहा है कि इजरायली जहाजों के ऊपर अब वो वहां भी हमला करेगा, यानी सिर्फ जमीन का और आसमान का नहीं, अब उसमें पानी भी शामिल हो जाएगा। तीनों उसकी जो आर्मीज हैं वो इस जंग में शामिल होंगे, हिजबुल्लाह ये कह रहा है। और उसका कहना है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि इजराइल की अपनी कई रिपोर्ट्स हैं जो ये बताती हैं कि हिजबुल्लाह के साथ जंग हुई तो इजराइल के अपने वजूद के लिए दिक्कत पैदा हो जाएगी। और ऐसे में उसने कहा है कि हमें ईरान की भी जरूरत नहीं है, ईरान की मदद तो उसको मिलती ही रहती है। उसने कहा ईरान की जरूरत नहीं है और हम सीधी जंग के लिए तैयार हैं। ये इसलिए और इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता चुका हूं कि व्हाइट हाउस से जो बाइडेन के सलाहकार आए थे, उन्होंने लेबनान की सरकार से बात की थी कि किसी भी तरह से इस जंग को रोका जाए। इसके बाद फ्रांस ने एक बाकायदा प्रपोजल दिया था कि किस तरह से रोका जा सकता है हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग को। अब प्रॉब्लम यह है कि ये सारी बातें कर रहे हैं, सारे प्रपोजल दे रहे हैं। हूथी ने भी कल 3 और मिसाइल से शिपों पर हमला किया है, अमेरिका के शिप पर हमला किया है, और खबर यह आई है कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल बना लिए हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किए हैं, जिसको पहले से देख पाना, पहले से अंदाज लगा पाना मुश्किल होगा। तो अगर हाइपरसोनिक मिसाइल उसकी आर्मरी में आते हैं तो अमेरिका के लिए और मुश्किल होगी। ये सब के बीच मैंने आपसे कहा कि ये सारी बातें हो रही हैं, जंग कैसे रोकी जाए। अमेरिका और इंग्लैंड लगातार हूथी के ऊपर बम बरसा रहे हैं, हिजबुल्लाह पे बम नहीं बरसा सकते तो हिजबुल्लाह को लगातार मनाने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन यह बात कोई नहीं कह रहा कि हिजबुल्लाह हो या हूथी हो, उनकी तो सिर्फ इतनी सी शर्त है कि इजराइल वहां पर जंग रोक दे, वहां से अपनी सेना वापस बुला ले, गजा के लोगों को, फलस्तीन के लोगों को चैन से रहने दे, हम अपनी जंग रोक देंगे। तो इनमें से कोई इजराइल के पास नहीं जा रहा, बेंजामिन नेतन्याहू से नहीं कह रहा है कि तुरंत जंग रोको ताकि हूथी का जो मामला है, हिजबुल्लाह का जो मामला है, उसको सुलझाया जा सके। कितना आसान है, आप इजराइल से जंग रुकवा दीजिए, हूथी भी अपने हमले रोक देगा, आपकी शिप बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगी, हिजबुल्लाह भी अपने हमले रोक देगा, आपका नॉर्दर्न बॉर्डर बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा। ये सब कितना आसान लगता है, लेकिन ये जो पूरी की पूरी वर्ल्ड पावर्स हैं, चाहे वो अमेरिका हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, ये इजराइल से ये कह पाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि भैया तुम जंग रोक दो। अब ये सीज फायर का नया प्रपोजल गया है, इस पर बातचीत हो रही है। अब यह प्रपोजल कहां पहुंचता है, अमेरिका का दबाव कितना काम करता है, नेतन्याहू की ताकत कितना काम करती है, रफा पे हमले को लेकर चीजें आगे कैसे बढ़ती हैं, ये सारे डिटेल्स जैसे जैसे अवेलेबल होंगे मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमसे, ताकत देते रहिए। आप जब ताकत देते हैं तो हमें वो हिम्मत मिलती है कि हम कैमरे और सत्ता की आंख में आंख मिलाकर सच बोल पाते हैं।